राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। दलीय प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का कार्य करना संभव नहीं है। प्रजातांत्रिक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं। मैकाइवर के अनुसार जिस राज्य में दलीय प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है। दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीकों से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि दल वो आधार प्रदान कर देते हैं जनमत को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। राजनीतिक दलों की परिभाषा। राजनीतिक दल वह संगठन है जो विशिष्ट राजनीतिक विचारों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। इसके सदस्य समाज की समस्त या विशिष्ट समस्याओं से सरोकार रखते हैं और उनके बारे में प्राय एक जैसे ढंग से सोचते हैं। राजनीतिक दल उदार लोकतंत्र का आवश्यक अंग माने जाते हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। सामान्यतः एक आम या व्यवहारिक रूप में अगर हम राजनीतिक दलों का अर्थ देखें तो राजनीतिक दल वह व्यक्तियों का वह समुदाय या संगठन है जिनका कोई निश्चित कार्यक्रम होता है और वो अपने उस निश्चित कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप में परिणित करने के लिए शासन सत्ता में सक्रिय होने का प्रयास करते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं और शासकीय राजनीतिक पदों को प्राप्त करके राजनीति के अंतर्गत अपनी भागीदारी को निभाते हैं। राजनीतिक दल व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ये जानकारी नहीं है कि सभी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रीय हित की सिद्धि के लिए ही बनाए जाएं। ये जरूरी नहीं है कि सभी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रीय हित की सिद्धि के लिए ही बनाए जाएं। कभी कभी किसी विशेष क्षेत्र, वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, परंतु वे सब अपने अपने ढंग से राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने का कार्य अवश्य करते हैं। आधुनिक राजनीतिक दलों की ये विशेषता है कि वे अपने विवादों के समाधान के लिए मतगणना का शांतिपूर्ण तरीका अपनाते हैं और बहुमत के निर्णय को सादर स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दल इस प्रकार राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है, शासन के अंदर जाना होता है, शासन के अंतर्गत अपनी भागीदारी निभाना होता है। गैटिल के अनुसार राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से संगठित उन नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं और जिनका ध्येय अपने मताधिकार के प्रयोग के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना, वह अपनी सामान्य नीति का संपादन करना है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करके राजनीति और शासन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए अस्तित्व में आते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की भीड़ के स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि करते हैं। राजनीतिक दल जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था को संचालन शक्ति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन होते हैं। साथ ही अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, अपनी नीतियों कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है, पराजित दल विपक्ष के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखता है और नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का एक सर्वोत्तम माध्यम है। जनमत निर्माण करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। दल अधिनायकवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने का भी साधन है। साथ ही दल राजनीतिक समस्याओं पर शोध एवं अनुसंधान भी करते हैं। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों के गठन का आधार क्या होता है। राजनीतिक दलों के गठन का आधार
आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नेतृत्व के बल पर या विचारधारा के बल पर या प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी या उदारवादी हो सकते हैं। यानी कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, आर्थिक उद्देश्य हो सकता है, धार्मिक आधार पर हो सकता है, विचारधारात्मक हो सकते हैं, जिस तरह से उदारवादी हैं, साम्यवादी हैं, समाजवादी हैं, प्रजातांत्रिक समाजवादी हैं, या प्रतिक्रियावादी जो पुरानी परंपराओं और व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। अनुदारवादी जो किसी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करें, या उदारवादी जो समय के क्रम में, विकास के क्रम में समस्त परिवर्तनों को स्वीकार करके उसके अनुरूप चलना चाहें। तो राजनीतिक दलों के गठन का आधार भिन्न भिन्न हो सकता है। मुख्यतः इन आधारों पर, ये कुछ मुख्य आधार हैं जिनके आधारों पर राजनीतिक दलों का गठन होता है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों के प्रकार, कि राजनीतिक दल किस किस प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी देश के अंतर्गत या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था हो सकती है, द्विदलीय व्यवस्था हो सकती है या बहुदलीय व्यवस्था हो सकती है। एक दलीय प्रणाली जब एक ही दल हो, समस्त शासन शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा ही किया जाता हो, अन्य किसी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता ना हो, और वहाँ उस व्यवस्था के अंतर्गत दल के विरुद्ध बोलना राष्ट्रद्रोह समझा जाता हो। यह व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में थी और वर्तमान में अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाओं में विद्यमान है। इसके कई रूप हैं, जैसे सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के देशों में यूगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन, क्यूबा आदि की जो समाजवादी सरकारें हैं, जिनका ध्येय समाजवादी समाज की स्थापना करना है, तो यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था विद्यमान रही। परंतु चीन के अलावा उपरोक्त सभी स्थानों पर शासन का स्वरूप बदल चुका है और वहाँ पर दलीय व्यवस्थाएं भी बदल चुकी हैं। चीन में भी एक दलीय व्यवस्था का ध्येय समाजवादी नहीं रह गया है और वो एक तरह से निरंकुश एक दलीय व्यवस्था के रूप में ही विद्यमान है। स्पेन, नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली आदि में जिस तरह की अधिनायकवादी एक दलीय व्यवस्था थी, ये हिंसात्मक प्रवृत्ति के दल थे जिन्होंने अन्य दलों को समाप्त किया, और ये जो दलीय प्रणाली थी विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और बहुत ही उग्र प्रवृत्ति की एक दलीय व्यवस्था थी। तीसरा इसके अंतर्गत था सैनिक आधार पर अधिनायकवादी दल, जिसमें एक नेता को केंद्र बनाकर सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक दलीय व्यवस्था में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहलुओं पर उस दल का नियंत्रण बना रहता है। तो इस प्रकार एक दलीय व्यवस्था में एक ही दल प्रधान होता है और उसके स्वरूप भिन्न भिन्न हमने देखे कि सैनिक आधार पे हो सकता है, अधिनायकवादी आधार पे हो सकता है, और बहुत सारे देशों में शुरू में समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए भी उस प्रकार की एक दलीय व्यवस्था विद्यमान रही। दूसरा प्रकार है द्विदलीय प्रणाली, जिसके अंतर्गत दो प्रमुख दल होते हैं। यद्यपि अन्य दल भी हो सकते हैं, पर उनका शासन में ज़्यादा महत्व नहीं होता। एलन बॉल ने द्विदलीय प्रणाली को दो भागों में बांटा है। अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ जो अमेरिका और आयरलैंड में हैं, सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ जो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी जर्मनी में। द्विदलीय पद्धति में कोई दल स्थायी रूप से शासक दल या विरोधी दल नहीं रह पाते हैं। दोनों दलों में गंभीरता एवं उत्तरदायित्व में कमी नहीं आ पाती है, क्योंकि वहाँ पर कभी कोई दल सत्ता में रहता है तो कोई दल विपक्ष में रहता है, और फिर विपक्ष वाला दल सत्ता में आ सकता है, सत्ता वाला दल विपक्ष में जा सकता है। ब्रिटेन में अनुदार दल एवं श्रमिक दल प्रमुख दल हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन दल प्रमुख हैं। अन्य दलों के होते हुए भी दो ही दल प्रभावशील रहते हैं। ब्रिटेन में उदार दल, अमेरिका में साम्यवादी दल एवं श्रमिक संघ जैसी पार्टियां रही हैं, पर वो ज़्यादा शासी राजनीतिक व्यवस्था में उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। और अमेरिकी चुनाव व्यवस्था इस प्रकार की है कि वहाँ तीसरे दल के विकास को प्रेरित नहीं करती है। तो इस प्रकार द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः दो ही दल
व्यवस्था में रहते हैं। एक दल सरकार में रहता है और एक विपक्ष में रहता है, और दोनों का क्रम बदलता रहता है। विपक्ष वाला सत्ताधारी दल हो सकता है या सत्ताधारी दल विपक्ष में हो सकता है। दल का तीसरा प्रमुख प्रकार है बहुदलीय व्यवस्था। जहाँ 2 से अधिक राजनीतिक दल हों, राजनीति में सक्रिय हों, वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है इसके अंतर्गत, और कोई एक दल सरकार नहीं बना सकता। प्राय ऐसा होता है। बहुदलीय पद्धति का अद्भुत उदाहरण फ्रांस है। वीमर संविधान में वहाँ पर बहुत दल थे। यहाँ प्रत्येक दल के विरोध में समस्त दल संगठित होकर कभी कभी संयुक्त दल के रूप में भी कार्य करते थे। भारत में भी बहुदलीय पद्धति है, परंतु 1967 से पहले यहाँ बहुदलीय पद्धति में भी एक दल का प्रभुत्व या एक दलीय प्रधान व्यवस्था रही है। लेकिन 1989 में के बाद दलीय स्वरूप पूर्णतः अलग रहा है। साझा सरकारों का युग रहा है, परंतु पुनः 214 के जो आम चुनाव हुए उसके बाद से केंद्र सशक्त एक दलीय प्रभुत्व वाली सरकार रही है, और अभी भी वर्तमान में भी है। यद्यपि राज्यों में मिला जुला स्वरूप रहा है, साझा सरकारें भी रही हैं, स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें भी हैं। तो इस प्रकार भारत प्रजातंत्रीय स्वरूप के साथ साथ दलीय व्यवस्था का भी भारत में एक अनूठा और अद्भुत विकास देखने को मिला है, और दलीय व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत ही विकसित हुई है। एक दलीय प्रभुत्व भी रहा बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत पूरी तरह से बहुदलीय सरकारें भी बनी हैं, साझा सरकारें भी बनी हैं। पुनः एक दलीय प्रभुत्व वापस भी रहा है, और राज्यों के अंतर्गत क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व रहा है। केंद्र में भी क्षेत्रीय दल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो भारत में प्रजातंत्र का अपना एक अलग ही स्वरूप है, और उसमें दलीय व्यवस्था भी एक अलग ही स्वरूप में उभर करके आई है। तो बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर दलीय प्रणाली सुदृढ़ है। भारतीय प्रजातंत्र इस प्रकार दलीय प्रणाली का अनूठा स्वरूप प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय दलों का स्वरूप है महत्व भी लगातार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में रहा है। प्रत्येक प्रकार की दलीय व्यवस्था के अपने गुण एवं दोष हैं, लेकिन देशों में वहाँ परिस्थितियों, देश के स्वरूप, विविधता है या एकरूपता है आदि के आधार पर, देशों के तत्कालीन संदर्भों एवं आवश्यकता के आधार पर एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था का अस्तित्व रहता है या रहा है। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने राजनीतिक दलों के बारे में जाना कि राजनीतिक दल होते क्या हैं, उनके मुख्य कार्य क्या हैं और राजनीतिक दलों के प्रकार क्या हैं। धन्यवाद।